राजकुमार आनंद अपने पूर्व एमएलए पत्नी वीना आनंद और सहयोगियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इसे आम आदमी पार्टी के लिए झटके के तौर पे देखा जा रहा है। आपको बता दें, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजकुमार आनंद को पार्टी में शामिल करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को फायदा होगा। इससे पहले अप्रैल के महीने में राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पटेल नगर से विधायक रह चुके राजकुमार आनंद ने आप सरकार से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार की जो नीति है वो उससे सहमत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद राजकुमार आनंद बीएसपी में शामिल हो गए थे। बीएसपी में शामिल होने के बाद नई दिल्ली लोकसभा सीट से उन्होंने नामांकन भी किया था, चुनाव भी लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें मात्र 5629 वोट मिले थे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। रुपौली विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा। मतदान की प्रक्रिया जो है वह सुबह से ही शुरू हो चुकी है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतार जो है वह मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि रुपौली की लड़ाई जो है वो भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि आरजेडी ने एक बार फिर से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती के कारण ही रुपौली की जो सीट है वह खाली हुई थी। बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर से आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सामने अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के तरफ से यानी जदयू के तरफ से कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के जो नतीजे होंगे वो जरूर बिहार की राजनीति का जो भविष्य की रणनीति होगी उसको जरूर तय करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब के जालंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। आपको बता दें कि अब तक 40% से अधिक मतदान हो चुका है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो सामने नहीं आई। हालांकि कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जो है वो जालंधर के कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो वो उनसे संपर्क करें। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन से चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने की अपील भी की। हालांकि भाजपा प्रत्याशी शीतल अंगुराल के तरफ से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के बूथों पर बाहरी इलाकों से लोग लाए गए हैं। आपको बता दें कि जालंधर वेस्ट उपचुनाव के लिए सीएम भगवंत मान और उनके परिवार के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र भगत से ज़्यादा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरमीत कौर भी विधानसभा के गली मोहल्लों में जाकर लोगों से वोट मांगती हुई चुनाव प्रचार के दौरान दिखी। कोशिश यही है तीनों पार्टियों की कि किसी भी तरह से ये सीट जो है वो निकाली जाए। हालांकि मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि जब 13 तारीख को जालंधर वेस्ट के नतीजे आएंगे तो जालंधर की जनता किसे अपना अगला विधायक चुनती है। जालंधर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और सबसे ज्यादा दिलचस्प उत्तर कोलकाता की मानिक सीट पे बना हुआ है। वहीं पे रायगंज, बागदा और रानाघाट दक्षिण सीट पे चुनाव हो रहा है। 2021 के विधानसभा में यहाँ पे तीनों सीटों पे जो बीजेपी के विधायक जीते थे और एक बार फिर से यहाँ पे जो चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। और जिस तरह से देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम बंगाल में हमेशा जैसे जब चुनाव होता है हिंसा होता है और हिंसा को कैसे रोका जाए, इस बार 70 कंपनियों को जो सीआरपीएफ, केंद्रीय बलों और एसएसबी के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। बाकायदा कह सकते हैं कि जो मानिकतला की सीट है यहाँ पे जो टीएमसी के जो यहाँ विधायक थे साधन पांडे थे, 20 फरवरी 2022 का उनका निधन हो चुका था। उसके बाद से ये सीट पूरी तरह से खाली थी और टीएमसी पार्टी यहाँ पे इस बार दोबारा से साधन पांडे की पत्नी शक्ति पांडे को टिकट दिया है और वही बीजेपी की तरफ से कल्याण चौबे उम्मीदवारी के तौर पे है। इस बार चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी इन चारों उपचुनाव को जीतना चाहती है। अब 13 फरवरी को नतीजा आएगा, आखिर देखना है कि यहाँ पे चारों सीटों पे किस पार्टी की जीत हुई है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, मानिकतला। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से आज विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वैसे ही हिमाचल में भी 3 विधानसभा के अलग अलग सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर सुबह से ही मतदाता लगातार अपने घरों से निकलकर वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर बड़े नेताओं की भी साख दांव के ऊपर लगी हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू हों, प्रतिभा सिंह हों, जयराम ठाकुर हों या फिर अनुराग ठाकुर हों। तीनों की ही नाक का सवाल, ये 3 सीटें बनी हुई हैं
और यही कारण है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के 30 विधायक हो जाएंगे, और यदि कांग्रेस सफल हो जाती है तो कांग्रेस के विधानसभा में 41 विधायक हो जाएंगे। फिलहाल सभी की नजरें देरा सीट के ऊपर लगी हुई हैं, जहां पर सुखविंदर सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव मैदान में है। अब देखना होगा कि 3 सीटों के ऊपर हिमाचल का जो मतदाता है वो अपना निर्णय किस तरह से देता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। गुजरात जीतने के राहुल गांधी के आह्वान के बाद गुजरात कांग्रेस आई एक्शन मोड में। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज से 3 दिनों तक पदाधिकारियों की होगी बैठक। लगता है गुजरात जीतने के राहुल गांधी की चुनौती को गुजरात कांग्रेस ने बहुत ही गंभीरता से ले लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुजरात कांग्रेस कुछ महीने बाद होने वाले निकाय चुनाव के लिए अभी से एक्शन मोड में आ गई है। राहुल गांधी द्वारा 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने का दृढ़ संकल्प को सार्थक करने के पार्टी ने स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक ने आज से 3 दिनों तक अलग अलग नगर निगम, नगर पालिका और जिला और तालुका पंचायत निकाय चुनाव के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए मुकुल वासनिक बनासकांठा, अहमदाबाद, कच्छ, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों का दौरा करेंगे। फिलहाल सभी 8 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कांग्रेस सभी नगर निगमों और अधिकांश नगर पालिका और पंचायतों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सूरत में 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पहले ही बैठकों का दौर शुरू कर अपने काम शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मिशन रोजगार को रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 7,500 से ज्यादा लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी पर सीएम हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही है, जबकि 2017 से पहले नियुक्तियों में चाचा और भतीजे के बीच बंदरबाट होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर निशाना साध रहे थे। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में पेपर लीक और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना, जिसका असर भी देखने को मिला। ऐसे में आज लेखपालों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर पलटवार किया। हालांकि इस दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने का काम किया। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कल विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस 11 सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सभी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक उम्मीदवार किस पार्टी का हारेगा। साल 2022 में देवेंद्र फडणवीस ने खेला किया था और बहुमत न होते हुए भी उनका एक अतिरिक्त उम्मीदवार वहां पर जीता था। इस बार भी देवेंद्र फडणवीस महायुति के सभी विधायकों को मार्गदर्शन करने वाले हैं कि पहली पसंद का वोट किसे देना है, दूसरी पसंद का वोट किस प्रकार से देना है। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी छोड़ 4 प्रमुख पार्टियां शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव, एनसीपी अजित और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायक होटल में रख दिए हैं और ये विधायक कल वोटिंग के लिए एक साथ आने वाले हैं। कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश ना हो, इसलिए राजनीतिक पार्टियां वहां पर सतर्क हो चुकी है। साल 2022 का क्या इतिहास वापस भारतीय जनता पार्टी और महायुति दोहराएगी, इस पर सभी लोग अब बात करने लगे हैं। कैमरामैन देवी पावेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। हम इस समय मौजूद हैं कठुआ जिले के मशेड़ी के बदनोता इलाके में। ये वही जगह है जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं। ये आप देखिए बहादुर जवानों को, जिनकी यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं, उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। आपको बता दें कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे और तब से ही लगातार हमारे भारतीय सेना के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, लगातार इस सारे जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं। आप देखिए कि ये वही जवान है, इनके हौसले बुलंद है और इन जवानों ने कसम खाई है कि अपने सेना के 5 बहादुर जवानों की शहादत का बदला लेंगे, यानी तमाम उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे जिन आतंकियों ने घात लगाकर आतंकी हमले को अंजाम दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, बिलावल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए थे,
जिन्हें आज उनके पैतृक घाट पर अंतिम विदाई दी जा रही है। बता दें कि कठुआ में आतंकवादियों के कायराना हमले से सैनिकों की भूमि उत्तराखंड से 5 वीर सपूत शनिवार को शहीद हो गए। बीती देर शाम शहीदों को पैतृक निवास पर ला दिया गया। हमले में टिहरी से 2, पौड़ी से 2 और एक रुद्रप्रयाग जनपद से जवान शामिल हैं। देर शाम अंतिम दर्शन के बाद आज सभी जवानों को उनके पैतृक घाटों पर सैकड़ों हुजूम और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। इस माहौल में शहीद हुए परिजन गौरव तो महसूस कर ही रहे हैं, वहीं उन्हें अपनों के जाने का गम भी झकझोर रहा है। मर मिटने वाले 5 योद्धाओं के प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना में शहीदों के परिजनों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अमित रतुड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। जम्मू के कठुआ में हो रहे हमले की अब कांग्रेस पार्टी ने भी निंदा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हमले को दुखदायी बताया और इस हमले की कड़ी निंदा की। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से मांग करते हुए कहा कि हमारा मानना है सरकार जिसे इन हमलों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जैसे लेना चाहिए। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी मांग है कि सरकार इसे गंभीरता से ले। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए और हम सरकार को हर तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी गतिविधियों का केंद्र पहले कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन कश्मीर से अब ये धीरे धीरे जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब फिर से एक बार भारत को आंखें दिखा रहा है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ कहा कि सरकार से मांग की कि विपक्ष होने के नाते हम उनका पूरा समर्थन करेंगे अगर वो आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। कैमरामैन रफीक के साथ मैंने सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। हम इस समय मौजूद हैं कठुआ जिले के मशेड़ी के बदनोता इलाके में। ये वही जगह है जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं। ये आप देखिए बहादुर जवानों को, जिनकी यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। आपको बता दें कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे और तब से ही लगातार हमारे भारतीय सेना के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, लगातार इस सारे जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं। आप देखिए कि ये वही जवान है, इनके हौसले बुलंद है और इन जवानों ने कसम खाई है कि अपने सेना के 5 बहादुर जवानों की शहादत का बदला लेंगे, यानी तमाम उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे जिन आतंकियों ने घात लगाकर आतंकी हमले को अंजाम दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, बिलावर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मछेड़ी के बदनोता इलाके में लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिन आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था, इस हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे। हम इस समय मौजूद हैं बदनोता में। यहाँ पर आप देखिए कि घने जंगल का इलाका है। यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है हमारे बहादुर जवानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं। जंगल्स में कई हाइडआउट्स हैं और जब हमारे जवान जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं वहां पर कई नेचुरल केव्स भी हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जो हैं वो इन्हीं गुफाओं में छिपे हुए हैं। इन जवानों ने कसम खाई है कि अपने जवानों की शहादत का बदला लेंगे, चुन चुन कर आतंकियों को ढेर करेंगे जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता है। अब इन जवानों के हौसले बुलंद हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी जहन्नुम पहुंचाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, बदनोता। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में भी अब ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही इस ड्रेस कोड को लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है और सारे जो है किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग भी जब स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं, जब खासतौर पर कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर उनसे भी बातचीत की जाएगी, छात्रों से बातचीत की जाएगी, छात्राओं से बातचीत की जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इस पर विचार चल रहा है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अब्बास हाफिज, उन्होंने कहा है कि इस तरह के जब बीजेपी सरकार जब ड्रेस कोड की बात करती है तो उसे सभी धर्मों से बातचीत करनी ज़रूरी है। जो छात्राएं हैं या छात्र हैं उनसे भी चर्चाएं होनी चाहिए, तभी इस तरह की ड्रेस कोड को लागू किया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती है तो विवाद
खड़ा हो सकता है, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 मध्य प्रदेश। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में बीएमसी भी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीएमसी ने उस पब पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जहां पर इस मामले के मुख्य आरोपी मीर शाह ने हादसे से पहले पार्टी की थी। इससे पहले मंगलवार की शाम एक्साइज विभाग ने इस बार के लाइसेंस को रद्द कर दिया था, साथ ही बार को भी सील कर दिया अनियमितता बरतने के सिलसिले में। वहीं इस मामले में तूल पकड़ता देख एकनाथ शिंदे की पार्टी ने इस मामले के आरोपी के पिता को भी अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, उनको उप नेता पद से हटा दिया। बता दें कि रविवार तड़के मुंबई के वर्ली इलाके में BMW कार से हिट एंड रन मामले को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस मामले का आरोपी शिंदे सेना के बड़े नेता का बेटा था, जिसके बाद राज्य में काफी राजनीतिक बवाल हुआ और काफी तूल पकड़ा और मामला मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े होने लगे। इस मामले में आखिरकार 60 घंटे बाद इस मामले के मुख्य आरोपी मीर शाह को विरार से गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। देश के जनपद उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस बुधवार की सुबह हादसे का शिकार हो गई। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई है। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पर मौजूद लोगों की माने तो डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर दूध के कंटेनर से टकराई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हादसा इतना भीषण था कि इसे देखकर वहां ग्रामीण सहम गए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करने के बाद उन्नाव के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों को समुचित इलाज देने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। गुजरात में एक तरफ जहां अयोग्य शिक्षक छात्रों को दे रहे हैं शिक्षा, तो वहीं मेडिकल की पढ़ाई कई गुना हुई महंगी। गुजरात की शिक्षा का स्तर किस तरह से बदतर होता जा रहा है, उसको उजागर करने वाली एक हकीकत सामने आई है, जिसमें पता चलता है कि अहमदाबाद की 105 स्कूलों में 348 अयोग्य शिक्षक छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब शिक्षक ही योग्य नहीं है तो भला वो छात्रों को कैसे योग्य शिक्षा दे सकते हैं। राज्य के सभी अयोग्य शिक्षकों को योग्यता प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके सैकड़ों शिक्षक ने योग्यता प्राप्त नहीं की और वो स्कूलों में अभी भी पढ़ा रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के मुताबिक अहमदाबाद शहर की 43 स्कूलों में 219 अयोग्य शिक्षक हैं, जबकि अहमदाबाद ग्रामीण में 58 स्कूलों में 129 शिक्षक बिना योग्यता के छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया के दावे को बुलंद करने वाली गुजरात बीजेपी सरकार में 25,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर लैब तो है, लेकिन उसमें सिखाने वाले कंप्यूटर के शिक्षक नहीं है। दूसरी शिक्षा की एक और बात करें तो मेडिकल की पढ़ाई गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी ने काफी महंगी कर दी है। फीस में 67 से 88% तक का इजाफा किया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। कैमरा विभाग साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण कई जगहों पर रोड यातायात पूरी तरह से बाधित है। वहीं अगर ट्रेन यातायात की बात करें तो गोवा के पेरनम में सुरंग में पानी भर जाने के कारण जो कोंकण रेलवे की ट्रेनें हैं वो प्रभावित हैं। आज सुबह कोंकण रेलवे की ट्रेनें बंद करनी पड़ी हैं। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कोंकण रेलवे के मुताबिक पहले जो है मंगलवार दोपहर को पेरनम के सुरंग में पानी भरना शुरू हुआ था। इसके बाद युद्ध स्तर पर जो कोंकण रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने पानी निकालने का काम शुरू किया और इस समय कोंकण रेलवे पूरी तरह से प्रभावित है। मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई आने वाली ट्रेनों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हैं। कल जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ जाने की वजह से कई घंटों तक सड़कें बंद रही थी। वहीं कल ही शाम एक बार फिर से उसी जगह पर बड़ा भूस्खलन होने की वजह से सड़क बाधित हो गई है। इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी लगाकर रास्ता खोलने का प्रयास किया हुआ है। मानसून के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ बेहद खतरनाक हो जाते हैं। समय समय पर प्रशासन लगातार लोगों से यह अपील करता है कि वह किसी भी ऐसी जगह पर न जाएं जहां पर पहाड़ गिरने या सड़क धंसने का भय हो। जोशीमठ बद्रीनाथ के रास्ते पर ऐसे कई पॉइंट है जहां पर लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। कल भी इसी रास्ते पर भारी भूस्खलन की तस्वीर जब से सामने आई तो हर कोई सहम गया। लिहाजा ठीक उसी जगह पर बाकी बचा पहाड़ का हिस्सा भी नीचे भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि दो हादसे के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चमोली पुलिस के मुताबिक अभी यात्रियों के फंसने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जो जाने वाले यात्री थे उन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी इस बरसात के सीजन में पहाड़ों पर जा रहे हैं तो सावधानी से जाएं
और जाने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें ताकि आप किसी ऐसी मुसीबत में ना फंसे। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के काट रोड पर पुराने बस स्टैंड के गुरुद्वारे के पास लैंडस्लाइड हुआ है। इससे काट रोड को खतरा पैदा हो गया है। लैंडस्लाइड में सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। इससे ट्रैफिक बाधित हो गया है और वाहनों को एक तरफ भेजा जा रहा है। काट रोड शिमला शहर की लाइफलाइन है। ऐसे में अगर यहाँ पर फिर से लैंडस्लाइड होता है तो शिमला शहर का पूरा ट्रैफिक बंद हो सकता है। सड़क को खतरा होने के कारण यहाँ वाहन रुक रुक कर चल रहे हैं। गुरुद्वारे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थानीय बस स्टैंड है, जहाँ से महली, पंथा घाटी, न्यू शिमला, BCS, नवबहार, ढली, संजोली, छोटा शिमला आदि उपनगरों के लिए बसें चलती हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। कई हिस्सों में 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 15 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्व अनुमान है। 11 व 12 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कहलाने वाला उज्जैन अब मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक मुख्यालय भी बनेगा। सरकार ने फैसला किया है कि उज्जैन में अब धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का दफ्तर है वो वहां पर खोला जाएगा और यहीं से संचालित किया जाएगा। इसके लेकर जगह भी तय की गई है। सिंहस्थ मेला जो प्राधिकरण है उसके भवन में ये मुख्यालय खुलेगा, जहां से धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का जो है यहाँ पर ऑफिस खोला जाएगा, जो कि अब तक भोपाल से संचालित होता था। आपको बता दें कि धर्मस्व विभाग ही है वो जो कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन का भी करता है। साथ में धार्मिक योजनाएं से जुड़ी हुई तमाम तरह की योजनाएं भी धर्मस्व एवं धर्मस्व विभाग की तरफ से की जाती हैं। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसका संचालक जो है वो भी उज्जैन में ही यहाँ पर बैठेंगे, यहीं से इसका संचालन करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक उत्तर भारत में 12 तारीख के बाद से मौसम परिवर्तित हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख के बाद से दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश दोबारा से हो सकते हैं। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, खास करके असम और मेघालय में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश होने के आसार कहे गए हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए तो वहां भी भारी बारिश होने के बात कही गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा जा रहा है चूंकि इस वक्त बादलों का जमावड़ा जो है वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, इसी वजह से इन राज्यों में भारी बारिश होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के जगतबल्लभपुर में इन दिनों बंदरों का आतंक फैला हुआ है। लोग डर के साये में जी रहे हैं। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को बंदरों ने घायल कर दिया है। बुजुर्ग, महिला या छोटे बच्चे हैं, उन पे लगातार बंदरों हमला करते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसकी सूचना वन विभाग को दिया गया है। वन विभाग के लोग यहाँ पहुंचे हैं और एक जाली जैसा खांचा यहाँ पे रखकर चले गए हैं, लेकिन बंदर उसमें नहीं पकड़े जा रहे हैं। बंदरों का झुंड आता है, अचानक लोगों पे हमला करता है। लोग परेशान है, छोटे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये बंदर कब पकड़े जाएंगे। वन विभाग के लोग इसको बचाने के लिए या इस बात को बताने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार बंदरों का आतंक यहाँ पे फैला हुआ है। लोग डर के साये में जी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आखिर ये बंदर कब पकड़े जाएंगे। और लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं, बंदरों का झुंड आता है, सड़कों पे घूमता है और बेखौफ होकर बंदर घूमते हैं और जब चाहे जिस पे हमला भी कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल की है। ये चार्जशीट लॉरेंस बिश्नोई समेत 6 गिरफ्तार आरोपी और 3 वंचित व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई है। चार्जशीट विशेष अदालत में फाइल की गई है और करीब 1700 पन्ने की है। दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर यह बात सामने आई है कि बिश्नोई गैंग का इरादा सलमान खान को मारने का नहीं बल्कि दहशत फैलाने का था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करके आरोपी फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाना चाहते थे और साथ ही डर का माहौल पैदा करना चाहते थे ताकि जबरन वसूली कर सके। आरोपियों ने एक दूसरे मेगास्टार के घर के बाहर भी रेकी की थी। चार्जशीट में सलमान खान के बयान का भी विवरण दिया गया है। बता दें कि अप्रैल महीने में सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 बाइक सवार लोगों ने फायरिंग की थी। इस चार्जशीट में करीब 46 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 22 पंचनामे और कुछ टेक्निकल एविडेंस भी चार्जशीट में जोड़े गए हैं। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल,
न्यूज 24 मुंबई।